हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिफ्रैक्टेड रे, साथ में ऑप्टिकल पाथ देखा था और डिस्कस किया था इमेज फॉर्मेशन बाय रिफ्रैक्शन, जिसमें पैरेलल सरफेसेस होती हैं तो उनसे देखा था, प्लेन सरफेसेस से देखा था, रियल एंड अपरेंट डेप्थ के बारे में बात की थी, लेटरल शिफ्ट देखा था और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। आज उसी के बचे हुए कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, जिसमें अपरेंट डेप्थ व्हेन ऑब्जर्वर इज नॉट ओवरहेड। ऑब्जर्वर अगर ठीक ऊपर नहीं होता तो उस केस में हम क्या निकाल सकते हैं अपरेंट डेप्थ। मल्टीपल स्लैब्स होती हैं तो उस केस में अपरेंट डेप्थ का और इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय स्लैब देखा जाएगा, शिफ्ट कितना होता है, किस डायरेक्शन में होता है वो भी देखेंगे। शिफ्ट वैसे निकालना सीख लिया, डायरेक्शन हमें यहां पर देखनी है। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब एंड मिरर, मिरर और कॉम्बिनेशन होता है स्लैब का, तो उस केस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, कैलकुलेशन कैसे की जा सकती है। तो सबसे पहले डिस्कशन हमारा होगा अपरेंट डेप्थ व्हेन ऑब्जर्वर इज नॉट ओवरहेड द ऑब्जेक्ट। क्या मतलब है, यहां पर हम सबसे पहले एक इंटरफेस ले लेंगे। ये इंटरफेस ले लिया और यहां पर एक ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है। तो अब हमें क्या करना होगा, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये लाइन क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि हमें ये देखना था यहां पर, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं इधर, क्योंकि हमें इसे देखना था कि यहां जो ऑब्जर्वर होगा, मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट है बेसिकली, ऑब्जर्वर इसके ठीक ऊपर नहीं है, इस बार कहीं यहां है। तो यहां से लाइट रेज फिर चलेंगी, एक लाइट रे चल के यहां गिरी, दूसरी लाइट रे चल करके यहां गिर रही है। ठीक है, यहां गिर रही मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है, कर लो नॉर्मल ड्रॉ। ये नॉर्मल खींच दिया, ये नॉर्मल खींच दिया। ठीक है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट थी, अब इमेज कहां बनने वाली है, तो इमेज जानते हैं कहां बनेगी, इधर डेंसर है उधर रेयरर मीडियम है, तो ये यहां नॉर्मल से दूर हटेगी ऐसे, ये भी नॉर्मल से दूर हटेगी, ये ऐसे नॉर्मल से दूर हटेगी, और जब इनको पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं मिलेंगी ये देखो, ये यहां पर जा रही इधर, ये यहां पर जा रही इधर, यहां कहीं पर मिल गई, तो यहां पर इसकी इमेज बन जाएगी। डॉटेड बना देते हैं यहां पर भी, तो इधर कहीं पर इसकी इमेज बन गई। तो इसको हम नाम दे देते हैं बी और इसको नाम दे देते हैं बी डैश। इस वाले एंगल को सपोज लिख लेते हैं अल्फा है, तो अगर ये अल्फा होगा तो इस वाले एंगल को हम यहां पर अल्फा लिख दिया। यहां पर जो वैल्यू बनने वाली है इसको हम थोड़ी देर के लिए थीटा लिख लेते हैं, तो अगर ये थीटा होगा तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो अगेन थीटा लिखा जा सकता है, और यहां पर ये जो बनेगा ये तो अल्फा ही होगा, यहां पर ये जो बनेगा वो तो अल्फा ही रहेगा, होगा ना। ठीक है, ऑब्जर्वर को हम यहां फिक्स कर देते हैं, सपोज ऑब्जर्वर इज हियर, ऑब्जर्वर यहां है, ये देख रहा है इस ऑब्जेक्ट ओ को। इसकी हाइट के बारे में कुछ, इसकी हाइट के बारे में, तो यहां से यहां तक की हाइट h लिख देते हैं और यहां से यहां तक की हाइट को लिख देते हैं h डैश। ये क्या है, h डैश है। हमें यही h और h डैश में रिलेशन चाहिए। फिगर तो समझ में आ गया होगा, यहां पर लिखना चाहो तो लिख लो। ये हमारे पास म्यू दिया गया है तो हम इसे म्यू डी लिख देते हैं, और ये दिया गया है म्यू आर। ये डेंसर है वो रेयरर है, तो म्यू डी और म्यू आर लिख दिया गया। अब हमें इन दोनों में रिलेशन चाहिए, तो सबसे पहले ये देखो, हमें ये b और b डैश बताओ, फिर देखते हैं। तो b और b डैश की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, ये अल्फा है तो सामने वाले को क्या लिखा जा सकता है, h tan अल्फा लिख सकते हैं ना, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो tan अल्फा क्या लिख सकते हैं, h tan अल्फा लिखा जाएगा यहां पर। और अगर इस वाले में लिखा जाए तो इसे लिख सकते हैं h डैश बाई tan थीटा। ठीक है, तो अगर हम यहां से निकालना चाहते हैं b डैश इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो b डैश बराबर होगा h tan अल्फा माइनस h डैश tan थीटा। ये वैल्यू निकल आई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगर ये वैल्यू निकल आई, ये वैल्यू देखो जो b डैश है, b डैश इज पैरेलल टू the refracting surface, refracting surface
रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पैरेलल है। तो अगर ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पैरेलल होगा, 1 मिनट, तो अगर ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पैरेलल होगा, ये वाली लाइन रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पैरेलल है, तो यहां पर ये कह सकते हैं फॉर स्मॉल वेरिएशन ऑफ थीटा, फॉर स्मॉल वेरिएशन ऑफ थीटा, थीटा के स्मॉल वेरिएशन के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो बी डैश होगा दैट विल बी कांस्टेंट, बी डैश विल बी कांस्टेंट। हो सकता है, बिल्कुल, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा के लिए ये कांस्टेंट हो सकता है। तो अगर कांस्टेंट है तो यहां से लिख नहीं सकते डी ऑफ डी थीटा, ठीक है, और यहां पर बन जाएगा बी डैश इज इक्वल टू में 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। तो करो इसका डिफरेंशिएशन, तो यहां से बन जाएगा 0 इज इक्वल टू में, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये बन जाएगा, देखो h तो कांस्टेंट है, tan अल्फा का होता है सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा बाई डी थीटा, ठीक है। और अगेन यहां पर हम लिखेंगे माइनस एच डैश, यहां पर क्या लिखेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये हम चाहते हैं यहां से एच डैश की वैल्यू बताओ हमें, तो यहां से एच डैश सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बनेगा एच सेक स्क्वायर अल्फा इनटू में डी अल्फा बाई डी थीटा बन जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां से एच डैश देखो क्या निकल के आएगा, दैट विल बी एच सेक स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय में सेक स्क्वायर थीटा इनटू में क्या लिख सकते हैं, डी अल्फा बाई डी टी। ये डी टी कहां से आ गया, ये आएगा डी थीटा, अरे ये क्या हो रहा है, डी थीटा, तो डी अल्फा बाई डी थीटा निकल के आ जाएगा, ये आ गया। लेकिन दिक्कत ये है डी अल्फा बाई डी थीटा हमें पता नहीं है। पता कर सकते हैं कैसे, आओ यहां पर स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट मान लेते हैं ये m है, ये n है, तो m पर स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं। तो यहां लिखेंगे म्यू डी इंटू में साइन अल्फा इज इक्वल टू में बन जाएगा म्यू आर इंटू में साइन थीटा बनेगा, सही है। यहां पर हम इसको थोड़ी देर के लिए एयर मान लें तो थोड़ी चीजें आसान हो जाएंगी, या फिर ऐसे लिखना चाहो लिखा रहने दो। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये बन जाएगा म्यू डी, यहां पर साइन अल्फा का बन जाएगा कॉस अल्फा इंटू में डी अल्फा बाई डी थीटा बन जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू में यहां पर बन जाएगा म्यू आर, और थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कॉस थीटा बनेगा। चलो, जो वैल्यू हमारे पास नहीं थी वो वैल्यू निकल आई, तो डी अल्फा बाई डी थीटा की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। इधर आओ, जहां नहीं है जहां आओ, एच डैश इज इक्वल टू क्या लिखा है, एच सेक स्क्वायर अल्फा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, एच सेक स्क्वायर अल्फा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इनटू में लिखा गया है डी अल्फा बाई डी थीटा, डी अल्फा बाई, ये क्या लिख जाता है बार बार, डी टी क्यों लिख जाता है, डी थीटा। तो अगर यहां से वैल्यू निकाल ली जाए तो कह सकते हैं म्यू आर कॉस थीटा अपॉन म्यू डी कॉस अल्फा, म्यू आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय में म्यू डी कॉस अल्फा, एग्जैक्टली सेम है कॉस अल्फा, ठीक है। अब सही बन गया। अब हमें कुछ वैल्यूज चाहिए, तो इनको क्या लिख सकते हैं, ये है सेक स्क्वायर अल्फा, ये सब कुछ ऐसा दिया गया है, तो एच डैश इज इक्वल टू में क्या लिखना है, एच डैश को एच लिख दो, इस वाले को चाहे तो नीचे उतार सकते हैं, हाँ उतार सकते हैं, इसको नीचे उतार लो अल्फा वाले को, तो ये बन जाएगा एच कॉस थीटा, सही है, डिवाइडेड बाय में यहां पर बनेगा सेक स्क्वायर थीटा, ये भी ठीक है। इसको इधर नीचे उतार लोगे तो 1 बाई सेक स्क्वायर, और ये बन जाएगा क्यूब, सेक क्यूब थीटा, मतलब सेक क्यूब अल्फा बन जाएगा। अब यहां पर जो वैल्यूज चाहिए उनको रखो, बाकियों को हटा दो। तो जैसे हमें ये अल्फा दिया गया है, यहां पर ये थीटा दिया गया है, इसी टर्म में हमें इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है।
यहां से जो ये वैल्यू निकल के आ रही थी, ये इसमें यहां पर कॉस हो जाएगा। देखो ये सेक है, नीचे आएगा तो बन जाएगा कॉस क्यूब अल्फा। इसको ऊपर भेज दो तो एच डैश की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई, एच इंटू में कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय में कॉस क्यूब अल्फा बन जाएगा। ये हमारे पास एच डैश की वैल्यू निकल के आ गई। अब इसको भी सॉल्व करो आगे, इधर से देख करके क्या निकल के आ जाएगा। यहां से देखो तो ये वैल्यू बन जाएगी यहां से एच डैश इज इक्वल टू में एच कॉस क्यूब थीटा लिखा है, लिखा रहने दो, डिवाइडेड बाई कॉस क्यूब अल्फा लिखा, ये ठीक नहीं लग रहा है तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और इसकी पावर लिखी जाएगी यहां पर 3। सही है। तो अब ये क्या बन जाएगा, एच कॉज क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस, अब ये क्या लिखा है, साइन अल्फा। साइन अल्फा कहां दिया गया है, ये देखो साइन अल्फा दिया गया है, म्यू आर बाई म्यू डी साइन थीटा। तो इसे लिख सकते हैं म्यू आर बाई म्यू डी, यहां पर लिख सकते हैं साइन थीटा, और इसका बन जाएगा होल क्यूब। यहां से एच डैश की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको अगर और आगे सॉल्व करना चाहो और आगे सॉल्व कर दो, नहीं तो यही लिख दो, ये हमारे पास एच डैश की वैल्यू हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ एच। तो यहां से ये वैल्यू निकल के आ गई। एक काम यहां पर स्क्वायर करेंगे, अच्छा इसका स्क्वायर रूट रहेगा, हाँ इसका स्क्वायर रूट रहेगा, तो ये पावर 3/2 कर दो। ठीक, तो ये हमारे पास एच डैश की वैल्यू निकल आई। चाहो तो म्यू आर बाई म्यू डी में इसको सॉल्व कर दो, जैसे इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, जैसे म्यू आर बाई म्यू डी लिखा गया है तो म्यू डी बाई म्यू आर को म्यू मान लो और इसको आगे सॉल्व कर दो, यहां से भी ये वैल्यू निकल आ जाएगी एच डैश की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एच। तो इस तरह से हम अपरेंट डेप्थ की वैल्यू निकाल सकते हैं जब ऑब्जर्वर बिल्कुल हमारे ठीक ऊपर नहीं होता है, कहीं अगल बगल भी होता है, तो वहां पर अगर थीटा बन रहा है बाहर एंगल, तो उस केस में अलग अलग केस में वैल्यू निकाल सकते हैं, कुछ ऐसी वैल्यू आएगी। ठीक है, अगला है ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड इनसाइड 2 और मोर ऑप्टिकल मीडियम। 2 और मोर ऑप्टिकल मीडियम का मतलब क्या है, 2 से ज्यादा मीडियम हो तो क्या होगा, देखो एक ये है लाइन, दूसरी लाइन ये खींच दी गई है, और इसको दूसरा कलर दे देते हैं, 2 अलग अलग मीडियम है। ऑब्जेक्ट यहां कहीं पर रख देते हैं, इस वाले मीडियम में ऑब्जेक्ट यहां कहीं पर रखते हैं। रेफरेंस लाइन तो बनाएंगे ही, क्योंकि एक लाइट रे इधर से तो जाने वाली है, ये हो गई एक लाइट रे। दूसरी लाइट रे कैसे पास करेगी, तो दूसरी लाइट रे यहां से चलेगी तो यहां पर पहुंचेगी, सबसे पहले यहां पर होगा रिफ्रैक्शन, नॉर्मल बना लो, नॉर्मल बना लो, रिफ्रैक्शन होगा, उसके बाद इधर जाएगी यहां से, फिर यहां गिरेगी, इसको अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं यहां मिलेगी, ये देखो ऐसा हुआ। तो अब यहां पर इसकी इमेज बनी, तो ऑब्जेक्ट O है तो उसकी पहली बार इमेज जो बनी आई बनी यहां बनी। अब ये लाइट रे जाकर के यहां से जाएगी और जाकर के इस पॉइंट पर गिरेगी, फिर हमें यहां नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। अब हम बाहर रेयर मीडियम में मान लो जा रहे हैं और ज्यादा, तो रेयर मीडियम में ज्यादा जाओगे तो ये और इस तरफ बढ़ेगी, तो इस तरफ थोड़ा और बढ़ेगी, ये इधर बढ़ गई। ठीक, जब ये इधर बढ़ेगी तो इसको पीछे बढ़ाओगे तो यहां कहीं पर जाकर के मिलने वाली है, तो अगली इमेज कहां बन जाएगी, I2 यहां पर बन जाएगी। ये देख रहे हैं, मतलब पहली बार जब रिफ्रैक्शन हुआ यहां की इमेज यहां शिफ्ट हो गई इतनी, और उसके बाद जब दोबारा रिफ्रैक्शन हुआ तो इतनी शिफ्ट आ गई यहां से, होगा ऐसा। ठीक है, इसका डेरिवेशन करना चाहो वो कर सकते हैं, एक बार डेरिवेशन कर लिया तो यहां पर हम इसका रिजल्ट लिखने वाले हैं। एक लाइट रे खुद थी, बाकी लाइट रे दूसरी वाली इधर चली गई है, ये ऐसी। ठीक है, अब हमें लिखना है इसका रिजल्ट, तो मान लेते हैं ये दिया गया है μ1, ये μ2 दिया गया है और ये μ3 दिया गया है। ठीक है, या ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे लिख देते हैं, ये μ1 दिया गया है, ये μ2 दिया गया है और ये μ3 दिया गया है। तो अगर ये फाइनली पूछा जाए हमसे कि इसमें बताना हो कि इसमें ऑब्जेक्ट कहां पर हमें दिखाई देगी, तो ऑब्जेक्ट तो यहां कहीं पर हमें दिखाई दे रही है, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहां पर ये हाइट कितनी बोलो, तो ये हाइट मान लेते हैं h2 है, और ये हाइट कितनी है, तो ये h1 है।
या इसको हम H1 बोल देते हैं, ये H2 है। ऑब्जर्वर यहां कहीं पर है इस वाले मीडियम के अंदर, ये ऑब्जर्वर इधर कहीं पर इस मीडियम में है। तो ऑब्जर्वर अगर इस मीडियम में होगा ऊपर, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 μ2 μ3 दिया गया है। तो यहां से अगर हम लिखते हैं टोटल शिफ्ट पहले निकाल देते हैं, या अपरेंट डेप्थ लिखना चाहो लिख लो, अपरेंट डेप्थ। अपरेंट डेप्थ, तो अपरेंट डेप्थ क्या लिखी जाएगी, तो वो लिखी जाएगी h बाई म्यू होता है, याद होगा। तो ठीक है, यहां पर हो जाएगा h, तो यहां पर लिख देते हैं h1 डिवाइडेड बाय म्यू। म्यू कितना होता है, कौन सा म्यू लिखा जाता है, तो म्यू लिखा जाएगा। यहां पर ये जो वैल्यू निकल के आने वाली कम हो जाएगी, तो कम हो जाएगी, तो यहां पर लिखेंगे म्यू डी। डी मतलब कौन सा डी, तो डी है यहां पर 3 और यहां पर सबसे कम है 1, तो प्लस यहां पर h2 लिखोगे डिवाइडेड बाय में, यहां पर μ2 डिवाइडेड बाय में μ1 होगा। मतलब यहां पर थे तब यहां लगा लिया, यहां से अब यहां लगा लिया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास μ1 डिवाइडेड बाय में μ3 इनटू में h1 प्लस यहां पर बन जाएगा μ1 डिवाइडेड बाय में μ2 और यहां पर बन जाएगा h2। टोटल हाइट कितनी है, तो टोटल है, टोटल h एक्चुअल कितना दिया गया है, तो वो दिया गया है h1 प्लस h2। तो अगर हम यहां से निकालते हैं शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट कितना होगा, नॉर्मल शिफ्ट, तो नॉर्मल शिफ्ट निकालेंगे वो आ जाएगा h1 प्लस h2 माइनस दिस वैल्यू। ये वैल्यू क्या लिखी गई है, तो इसमें हम इनको लिख देते हैं μ1 बाई μ2, μ2 क्यों μ3 इनटू में h1 प्लस μ1 बाई में μ2 इनटू में h2 बन जाएगा। इसको फाइनली अगर सॉल्व कर दिया जाए, तो यहां पर हम इसे अगर एयर ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर एयर ले लिया जाए, तो ये शिफ्ट जो निकल के आएगी दैट विल बी h1, यहां बन जाएगा 1 माइनस 1 बाई μ3, ठीक है, और यहां पर बन जाएगा h2 1 माइनस 1 बाई μ2। इस तरह से हम टोटल शिफ्ट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, फटाफट वैल्यू निकल जाएगी यहां से। यहां पर देखो 1 रख दिया है, एयर है, एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 लेंगे तो टोटल शिफ्ट इस तरह से निकाला जा सकता है। ये तो 2 के लिए हुआ, लेकिन अगर मल्टीपल स्लैब्स लगी हो तो हम कैसे निकालेंगे, और इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट कैसे लिखा जा सकता है। तो देखो, फॉर n स्लैब, n स्लैब्स के लिए बात करनी है, तो एक स्लैब ऐसी, दूसरी स्लैब ऐसी, तीसरी स्लैब ऐसी, चौथी, पांचवी, इस तरह से डॉट डॉट डॉट, फिर फाइनली एनवी ऐसी है। यहां पर ये ऐसा दिया गया है, h1 है, ये हमारे पास h2 दिया गया है, ये हमारे पास h3 दिया गया है, और ये हमारे पास h4 दिया गया है। ये यहां से निकल के आ जाएगा h5 और ये निकल के आ जाएगा hn, ठीक है, hn हो गया। अब इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दिए गए हैं, तो इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 μ2 μ3 ऐसे दिया गया है, μ1 μ2 μ3 μ4 डॉट डॉट μn ऐसे दिए गए हैं। तो हमें अगर निकालना हो यहां पर सबसे पहले म्यू इफेक्टिव, कि इन सबको हटा दिया जाए, टोटल शिफ्ट कौन दे देगा उतना, तो यहां से लिखना क्या, सबसे पहले इन सबको जोड़ लेना, h1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस डॉट 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 प्लस hn डिवाइडेड बाई, यहां पर लिख देना, मान लेते इधर जा रहे हैं वो एयर है, एयर है, तो यहां पर लिख देना है h1 बाई μ1 प्लस h2 बाई μ2 प्लस h3 बाई μ3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहां पर लिख देना hn बाई μn, और ये हो जाएगा हमारे पास इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आता है टोटल शिफ्ट निकालना हो, शिफ्ट, तो शिफ्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे h1 1 माइनस 1 बाई μ1 प्लस h2 इंटू 1 माइनस 1 बाई μ2 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहां पर hn
1 माइनस 1 बाई म्यू एन लिखा जाएगा। इस तरह से हम टोटल शिफ्ट निकाल सकते हैं। तो जब एक से ज्यादा स्लैब रखी हो, फॉर मल्टीपल स्लैब के लिए इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से निकाला जाता है। पूछा जाए इन सभी स्लैब को हटाकर एक सिंगल स्लैब लगाई जाए तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा जिससे शिफ्ट सेम निकल के आए, तो उस केस में इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये फार्मूला होता है, याद रखना है एज इट इज। ठीक है, आगे आओ देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्लैब। स्लैब से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखो। तो ये ऐसे निकालना है। मान लेते हैं हमारे पास ये कोई स्लैब है, ये कोई स्लैब है, ये सपोज स्लैब है कोई, यहां पर हम इसकी एक्सेस बना लेते हैं थोड़ी देर के लिए। यहां कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहां कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट रेस चलेंगी, यहां पर हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर ये जाएंगी तो इसकी तरफ बढ़ेंगी। ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद जब यहां पर दोबारा नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो यहां पर इस तरफ सीधे जानी चाहिए थी, नॉर्मल से दूर हटेंगी तो नॉर्मल से इस तरह से दूर हट जाएंगी। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास ये जो शिफ्ट बनेगा, ये वाला, ये शिफ्ट, कि ऑब्जेक्ट यहां थी उसकी इमेज यहां कहीं पर बनी है, तो ये शिफ्ट निकालना सीखा था हम लोगों ने। कितना होता है शिफ्ट, तो ये शिफ्ट कैसे लिखा जा सकता है, तो ये शिफ्ट लिखा जाता है, ये शिफ्ट बनता है टी, या फिर जो भी इसकी थिकनेस दे रखी हो लिख लो, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया हो म्यू, और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं एयर है, तो ये शिफ्ट लिखा जाता है शिफ्ट इज इक्वल टू में टी इंटू में 1 माइनस 1 बाई म्यू लिखा जाता है। और ये किस डायरेक्शन में होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में चलती है उसी डायरेक्शन में शिफ्ट निकल के आता है, ये एज इट इज याद रखना है। ऐसा भी हो सकता है, स्लैब ऐसी भी तो रखी हो सकती है, वहां तो रियल है, वर्चुअल स्लैब भी हो सकती है, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो सकती है। कैसे, मान लेते हैं यहां पर आकर के लाइट रेज गिर रही हैं, ऐसे यहां पर लाइट रेज आकर के गिर रही हैं, तो अगर इनको हम आगे की तरफ बढ़ाएं तो ऐसा लगेगा कहीं मिल रही होंगी, यहां कहीं पर। तो एक्चुअली यहां पर ऑब्जेक्ट हमें अपीयर हो रही है, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब यहां पर रिफ्रैक्शन होगा पहली बार, तो पहली बार रिफ्रैक्शन होगा तो नॉर्मल की तरफ ये झुकेंगी, नॉर्मल की तरफ झुकेंगी तो कुछ इस तरह से होगा, फिर बाहर निकलेंगी तो नॉर्मल से दूर हटेंगी, होगा ना। तो एक्चुअली इसमें शिफ्ट देखो किधर की तरफ ओवरऑल आने वाला है, तो इधर की तरफ आ जाएगा ये शिफ्ट, ये यहां पर, मतलब ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज यहां बनेगी, दूर चली जाएगी। तो अगर उधर से ऑब्जर्वर कोई देखेगा तो इसके शिफ्ट इधर की तरफ आएगा, ये ऐसा, तो ये भी शिफ्ट वही बनेगा, टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू लिखा जाता है। शिफ्ट हर जगह पर सेम बनने वाला है, ये शिफ्ट आता है स्लैब की वजह से। तो वहां पर देखो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, यहां पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की यहां पर रियल इमेज बन जाएगी। ये इमेज कैसी होगी, रियल इमेज होगी, ध्यान रखना इस बात का। ये कैसी इमेज है, रियल इमेज, रियल इमेज। और ऑब्जेक्ट कैसी है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन रही, वहां पर रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन रही है। दो अलग अलग केस होते हैं, इस तरह से इमेज फॉर्मेशन करवाया जाता है। शिफ्ट पहले ही निकाल लो, जो कुछ भी करना है उसके बाद करना है। क्वेश्चन देखो क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 21 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। देखो ये हमारे पास मिरर है, इस मिरर की एक्सिस बना दो, ये है एक्सिस। यहां कहीं पर जो पॉइंट्स हैं वो सुनो, पॉइंट्स क्या है, यहां कहीं पर मान लेते हैं एक स्लैब रखी गई, इसके बीच में पहले वो बनाओ। स्लैब कहां रखी गई है, 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की स्लैब है। A glass slab of thickness 3 centimeter and refractive placed close to the mirror in the space between the object and the mirror। ठीक है, यहां कहीं पर रख दी गई। इसकी थिकनेस t इज इक्वल टू कितना है, 3 सेंटीमीटर, और इसके म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो इसके लिए जो म्यू दिया गया है, म्यू इज इक्वल टू 1.5, मतलब ग्लास स्लैब है। बढ़िया है। अब आगे क्या कह रहे हैं, तो यहां पर बोल रहे हैं कि सपोज यहां कहीं पर ऑब्जेक्ट रखी है, ऑब्जेक्ट O है,
और ये ऑब्जेक्ट कितने पर रखी है, तो कहा है 21 सेंटीमीटर पर रखी है, यहां से 21 सेंटीमीटर पर। अब पेपर में देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, पूरा प्रॉपर तरीका लगा के सॉल्व नहीं करना जो अभी तक हम कर रहे थे। डेरिवेशन में किया प्रॉपर तरीका, अब यहां सीधे कैसे अप्लाई करना वो देखो। अगर हम सबसे पहले बात करें कि यहां से लाइट रेस चलेंगी, यहां से लाइट रेस चलेंगी, तो यहां के लाइट रेस चलने की वजह से डायरेक्शन तो इधर आएगी ना लाइट रेस की, तो डायरेक्शन इधर आएगी, तो इस स्लैब की वजह से इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में पहले शिफ्ट हो जाएगा आई, तो ये पहली इमेज बन गई। ये शिफ्ट होगा कितना पहले एक बार कंफर्म कर लो, तो यहां पर शिफ्ट जो लिखा जाएगा दैट विल बी टी मतलब 3 सेंटीमीटर इंटू 1 माइनस 1 बाई 1.5, तो ये क्या बन जाएगा 3 माइनस मतलब माइनस क्यों 3 सेंटीमीटर इंटू में 3/2 बनेगा, ये इसको ऐसे लिख दो 3/2, तो ये बन जाएगा 2 चला जाएगा ऊपर, 3 इधर जाएगा तो 1/3 बन जाएगा। हाँ ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, ये शिफ्ट कितना आया 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब है इस स्लैब की वजह से शिफ्ट 1 सेंटीमीटर आ चुका है पहले ही, अभी लाइट रे नहीं पहुंची है मिरर के पास। इसका मतलब अब हमारे पास ये पता चल गया कि ये 1 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट हो गया 1 सेंटीमीटर, और जैसे 1 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट होगा तो यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी रह जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर की इमेज ये कहां बनाएगा वो देखना है। तो 20 सेंटीमीटर की इमेज देखो कहां पर बनने वाली है, तो 1/f, f का क्या सीन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पर -10 रख लो, 1/v, v पता नहीं कितना है, -1/u कितना दिया गया है -20, तो 20 लिख दो, एक बार यूज कर लिया माइनस, इधर ले आओ तो 1/20 माइनस 1/10 दैट इज इक्वल टू 1/v, तो यहां से v इज इक्वल टू देखो कितना निकल के आ गया 20 आ गया। ठीक है 20 आएगा, प्लस का 20 नहीं माइनस का 20 आएगा, तो v इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। ये भी अच्छा है। इसका क्या मतलब है, इस मिरर ने इमेज जो बनाई यहीं पर बना दी है। सुनते जाना, इधर से जाते टाइम 1 सेंटीमीटर का शिफ्ट हुआ तो इस मिरर से ऑब्जेक्ट पहुंच गई 20 सेंटीमीटर पर, और 20 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगी तो वो कहां पर पहुंच गई, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनाएगा। लेकिन जब लाइट रेज वापस लौटेंगी तो इस ऑब्जेक्ट जो यहां पर इमेज बनेगी ना, इसकी वजह से यहां पर एक 20 सेंटीमीटर पर जो इमेज बनेगी उसमें इस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में शिफ्ट और आएगा। तो देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन शिफ्ट इन पोजीशन क्या होगा, तो 1 सेंटीमीटर जाने के टाइम शिफ्ट हुआ है तो 1 सेंटीमीटर शिफ्ट आने के टाइम भी होगा। इसका मतलब पहले यहां ऑब्जेक्ट थी, अब यहां हो गई, 1 सेंटीमीटर का शिफ्ट हुआ, यही इमेज बनी है, और इस डायरेक्शन में अगर लाइट रेज आएंगी तो 1 सेंटीमीटर शिफ्ट इधर चला जाएगा। मतलब क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट इमेज बनी है उसकी इमेज दोबारा से जो फाइनल बनेगी यही बनेगी। इसका मतलब है O की इमेज O पर बन रही है, तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट O की इमेज है, O की जो इमेज बनेगी वो कितने पर बनेगी 21 सेंटीमीटर पर बनेगी, जहां पर ऑब्जेक्ट रखी गई थी मिरर से वहीं बन जाएगी। याद रखना ये डायरेक्ट फार्मूले से निकालना है, डायरेक्ट चीजें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है, जिस डायरेक्शन में हम बढ़ेंगे सबसे पहले शिफ्ट उस डायरेक्शन का लिख देंगे। क्लियर है। दोबारा से जब वापस रेज लौटने लगेंगी तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में शिफ्ट दोबारा होगा, और दोनों शिफ्ट बराबर हुए तो ऑब्जेक्ट जहां थी इमेज वहीं पर फाइनल बनेगी। ठीक, आओ एक क्वेश्चन और है, कह रहे हैं कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस r इज केप्ट ऑन अ हॉरिजन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल टेबल। क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, इसमें h हाइट तक पानी भर दो, कोई लिक्विड भर देते हैं। ठीक है, पानी भर दिया गया। एक काम करते हैं, यहां से ठीक बना है, ठीक ही है, यहां से यहां तक की हाइट में जो पानी भरा है वो कितना है, h भरा है। और बोल क्या रहे, वाटर इज पोर्ड अप टू हाइट h वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस। तो मान लेते ऑब्जेक्ट यहां रखी जाए, कितने डिस्टेंस पर, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी। ठीक है, तो y हो जाएगी। तो देखो
यहां पर ये डेंसर है, यहां पर रेयरर है, तो इसकी वजह से जो यहां पर इसकी इमेज बनेगी यहां कहीं पर शिफ्ट होकर के आई बनेगी। तो आई अगर यहां शिफ्ट होकर के बनेगी तो यहां से यहां तक की हाइट कितनी लिख सकते हैं बताओ? तो वो तो लिखा जाएगा म्यू इंटू वाई। तो टोटल हमारे पास कितना निकल के आएगा इसके यहां पोल से? तो कहोगे ये आ जाएगा h प्लस म्यू इंटू वाई। ये हमारे पास आ गई डिस्टेंस टोटल। अब उसकी इमेज वहीं पर बने तो किसकी इमेज कहां बनती है? जैसे मान लो कोई मिरर है, मिरर में ऑब्जेक्ट कहां हो तो उसकी इमेज वहीं बनेगी। कॉनकेव मिरर के केस में तो मिरर वहीं तब बनती है जब हम उससे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं। इसका मतलब ये अगर हाइट है तो इसको हम r के बराबर कर सकते हैं। तो यहां से देखो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी? r माइनस एच डिवाइडेड बाई में म्यू बन जाएगा। इतनी y की वैल्यू होनी चाहिए। इतनी हाइट पर अगर हम इसे रखते हैं तो उस केस में उसकी इमेज खुद वहीं बनेगी जहां पर ऑब्जेक्ट है। ठीक, बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन है इन अ रिवर 2 मीटर डीप, एक कोई नहर है या रिवर है, नदी है जो 2 मीटर गहरी है। ये देखो 2 मीटर गहरी नदी बन गई है। ये देखो 2 मीटर गहरी नदी है। अब अगर ये 2 मीटर गहरी नदी है और आगे क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि वाटर लेवल मेजरिंग पोस्ट एम्बेडेड इनटू द रिवर स्टैंड वर्टिकली विद 1 मीटर। यहां कहीं पर 1 मीटर का एक कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा है, ठीक है। इसको अलग कलर दे देते हैं। ये 2 मीटर है, 2 मीटर है और ये अगेन ये 1 मीटर है, सही है। इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन अबव द हॉरिजन इज 30 डिग्री। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यहां है कि अगर सन यहां कहीं पर चमक रहा है, यहां कहीं पर चमक रहा है, ऐसे चमक रहा है, तो उस केस में यहां से जो एंगल बनने वाला है, ये वाला जो एंगल बनेगा, ये एंगल दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, ये एंगल बन गया। तो ये अगर एंगल बनेगा तो यहां से लाइट रेज सीधे चलेंगी ना, फिर तो ये लाइट रेज सीधे चलेंगी। अब यहां पर नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। तो नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो अब तो डेंसर मीडियम में जाएंगी, ये इधर की तरफ बढ़ेंगी। ये क्या है? ये इधर की तरफ बढ़ेंगी। मान लेते हैं यहां कहीं पर आकर के गिर रही हैं। तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो यहां पर ये एंगल कितना लिखा जा सकता है? 60 डिग्री लिख सकते हैं। ये एंगल नहीं पता, आर हो गया। पूछा क्या है? कह रहे हैं कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द पोस्ट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर। मतलब क्या है कि यहां पोस्ट बतानी है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ही तो पोस्ट हो जाएगी। ठीक है, इस डिस्टेंस की वैल्यू चाहिए हमें। तो सबसे पहले क्या करना होगा, ये 1 मीटर दिया गया है, ये ऐसा है, तो इसकी वैल्यू तो हम बता सकते हैं ना, यहां से कोई दिक्कत नहीं, बता सकते हैं। तो ये कितना है? 30 डिग्री है। बोलो, ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में। अगर हम यहां से बात कर लेते हैं tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, तो ये लिखा जाएगा 1 मीटर डिवाइडेड बाय में यहां पर बेस क्या हो जाएगा? CB या BC। ये होता है 1/√3 इज इक्वल टू में BC बनेगा। तो यहां से BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बस BC की वैल्यू उल्टा लिख दिया क्या? 1/√3 इज इक्वल टू 1/BC बन जाएगा। सेंटीमीटर में है ही, तो BC इज इक्वल टू क्या बनेगा? √3 सेंटीमीटर। सही है। अब हमारे पास एक वैल्यू नहीं पता, वो कौन सी वैल्यू है? तो ये वैल्यू है R। R नहीं पता, तो R के लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे रखा है 4/3। बोलो क्या आ जाएगा? तो साइन 60 इंटू में उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर है, यहां पर बन जाएगा साइन R इंटू में उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। ये कितना बनता है? दैट विल बी √3/2 इज इक्वल टू में यहां बन जाएगा साइन R इंटू में 4/3। तो यहां से साइन R की वैल्यू क्या निकल के आएगी? साइन R निकल के आएगा 3√3 डिवाइडेड बाई में 8 बन जाएगा। ये ठीक है? हाँ ठीक है। तो अगर साइन R की वैल्यू इतनी निकल के आ गई है तो यहां से वैल्यू निकाल लो। ये वाली हाइट हमें चाहिए, ये हाइट चाहिए। तो ये हाइट निकालने मतलब ये डिस्टेंस निकालनी है,
तो ये पता है हमें, यहां पर tan r लगा देते हैं। तो tan r इज इक्वल टू बन जाएगा परपेंडिकुलर, तो बनेगा DE डिवाइडेड बाई में बेस बनेगा 2 मीटर। tan r की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से इस ट्राइंगल में आओ, देखो सपोज ये r है तो ये 3√3 बन जाएगा, इसको 8 लिख देंगे तो ये बनेगा 64 प्लस 9 3 27 बन जाएगा। इसको ऐसे लिखेंगे 11 और ये 9 91 बनेगा। ठीक है, तो यहां से tan r की वैल्यू क्या निकलने वाली है? tan r की वैल्यू निकल के आएगी 3√3 डिवाइडेड बाई में 91 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू में यहां पर बनेगा DE डिवाइडेड बाई में 2 मीटर। तो अगेन DE की वैल्यू यहां से देखो दिख रही है, कितनी आ जाएगी? 6√3 डिवाइडेड बाई में 91 का स्क्वायर रूट बन जाएगा। बढ़िया है। दूसरा क्या चाहिए? दूसरा मतलब हमें यहां टोटल ये डिस्टेंस चाहिए थी, तो ये वाली डिस्टेंस तो सेम हो गई, ये इसके बराबर हो गया, ये अलग से हमें जोड़ना है तो जोड़ लो। तो टोटल कितना आ जाएगा? टोटल लेंथ ऑफ पोस्ट ये कितना लिखा जाएगा? तो इसे लिख सकते हैं DE प्लस EF, और अगेन यहां पर जो EF बनने वाला है, EF ये इज इक्वल टू लिखा जा सकता है BC के। ये ऐसा है। अब दोनों को जोड़ लेना, जो भी रिजल्ट आएगा वो आंसर लिख देना। तो रिजल्ट हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 6√3 डिवाइडेड बाई में 91, और प्लस में क्या वैल्यू बन जाएगी? यहां पर अगेन √3 बन जाएगा। सॉल्व कर देते हैं, देखो कितना आएगा। ये वैल्यू बनेगी, पहले 91 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, 9.53 आएगा। तो 6√3 डिवाइडेड बाई में 9.53 प्लस √3 बोलो, तो 1.732 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई में 9.53 बन जाएगा। ठीक है, और प्लस में 1.732 बन जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू बनेगी अप्रोक्सीमेट 3 बनेगी। क्या इसमें कोई गड़बड़ है? ये वैल्यू बन रही है 3 अप्रोक्सीमेट। यहां पर ये 91 लिखा है, एक्चुअली यहां पर ये देखो, ये वैल्यू यहां पर देखो, ये हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस में यहां माइनस आएगा, इसे सही कर लो, माइनस कर लेते हैं यहां पर। तो माइनस करेंगे तो ये वैल्यू क्या बनेगी? जरा देखो, ये वैल्यू बन जाएगी 64 माइनस 339 27 बन जाएगा। ये बनेगा 7, ये बन जाएगा 37 बन जाएगा। तो अगर ये वैल्यू 37 बनेगी तो इसको क्या लिख सकते हैं? दोबारा से कैलकुलेट कर लो, √37। तो √37 अगर लिखेंगे तो 37 का रूट किसके बराबर होगा? 37 6 के अप्रॉक्स होगा। तो ये बन जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 1.73 प्लस 1.73, 336 77 बन जाएगा 14, 1 बनेगा 2 2 3 4। इसके अप्रॉक्सीमेट देखो वैल्यू आ रही, किसमें होगा? ये सेंटीमीटर में निकल के आएगा। तो ये हो जाएगी लेंथ ऑफ पोस्ट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर। रिवर के बॉटम में पोस्ट की लेंथ इतनी निकाल ली जा सकती, वहां से सही कर लेना, वो 64 माइनस 27 होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं इन द फिगर फाइंड द अपरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट सीन बिलो फ्रॉम, हाँ ठीक है, ए बी। ये ए है, ये बी है, इसको हम सी लिख देते हैं, ये डी लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट यहां पर रखी गई है, ऑब्जेक्ट यहां रखी गई। पूछा क्या है इन्होंने? तो पूछा फाइंड द अपरेंट डेप्थ। क्या बता सकते हैं अपरेंट डेप्थ? देखो यहां से यहां तक सब दिए गए हैं, तो बोलो अपरेंट डेप्थ निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? एच अपरेंट फार्मूला क्या होता है? बोलो फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला यहां पर लिखा जाता है, याद होगा, ऐसे लिखते थे, एच अपरेंट इज इक्वल टू में म्यू आर बाई म्यू डी। ये म्यू डी लिखते थे, इनटू में लिखते थे एच एक्चुअल, और यहां पर म्यू आर क्या होता था? जिसमें जाते थे, ठीक है,
और यहां पर म्यू डी क्या होता था, जिसमें से जाते थे, और एच एक्चुअल लिखते थे। तो अगर ये फार्मूला लगाना है तो लगाओ। किस में जा रहे हैं हम, 1.8 में जा रहे हैं। किस से जा रहे हैं, 2 से जा रहे हैं। और ये हाइट कितनी, 20 सेंटीमीटर। बढ़िया है। प्लस दोबारा से किस से, मतलब किस में जा रहे हैं, 1.8 में जा रहे हैं। किस से जा रहे हैं, फ्रॉम, नहीं 1.8 में तो जा रहे हैं, फ्रॉम, हाँ तो फ्रॉम मतलब 1.5 और इनटू में क्या लिख सकते हैं, 15 सेंटीमीटर लिखा जा सकता है। सॉल्व कर दो तो 0.9 इंटू में 20 बन जाएगा, प्लस ये बन जाएगा, ये बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ये 15 बन जाएगा, 5 से काटेंगे 3 बन जाएगा, ये बन जाएगा 18 प्लस यहां पर पॉइंट हटाओ 0 बढ़ जाएगा तो 9 18 और ये निकालोगे तो कितना आएगा 36 सेंटीमीटर। ये हमारे पास निकल के आ जाएगी एच अपरेंट। तो हमें ये फार्मूला याद रखना चाहिए एच अपरेंट का कि हम कहां से कहां जा रहे हैं। इसमें फार्मूले में कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा, कहां जा रहे हैं कहां से जा रहे हैं। तो जैसे मान लो हम जा रहे हैं 1.8 में, कहां से जा रहे हैं 1.2 से, फिर हम जा रहे हैं 1.8 में, कहां से जा रहे हैं 1.5 से जा रहे हैं, और उनकी हाइट लिख करके सॉल्व कर लेंगे। यहां पर पूछा नहीं, लेकिन अगर पूछना चाहते तो पूछ सकते थे शिफ्ट क्या बनेगा, शिफ्ट क्या बनेगा। तो यहां पर देखो ये कितना लिखा हुआ है, ये टोटल, तो यहां पर लिखा गया है ये 15 सेंटीमीटर, ये कितना लिखा गया है 20 सेंटीमीटर, तो कितना बन गया 35 बन गया, 35 सेंटीमीटर। और यहां पर अगर लिखेंगे टोटल तो माइनस का लिख सकते हैं 36 सेंटीमीटर, तो ये कितना हमारे पास निकल के आया -1 सेंटीमीटर। -1 सेंटीमीटर का जानते हो मतलब क्या होगा, तो -1 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू निकल के आई -1, तो -1 ऊपर जाता तो +1 होता, नीचे जाता तो -1 होता। इसका सिर्फ ये मतलब है। देखा था हम लोगों ने जब हम ऑब्जेक्ट को रेयरर में रख रहे थे और डेंसर में रख रहे थे ऑब्जर्वर को, तब ऐसा हो रहा था। तो शिफ्ट निकालना चाहो इस तरह से निकाल सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अगर माइनस का शिफ्ट आता तो जिस डायरेक्शन में शिफ्ट होने वाला है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करवा दो, आंसर ठीक होगा। अब इसके बाद यहां पर अगला क्वेश्चन लिखा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर माइनस साइन के साथ लिख दो। ए ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 3.5, ठीक है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3.5 है, थिकनेस 6 सेंटीमीटर है। तो एक बात बताओ, पहले शिफ्ट निकाल लो ना, शिफ्ट ड्यू टू ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब वो क्या लिखा जाएगा, t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। t कितना 6 सेंटीमीटर, 1 माइनस 1 बाई म्यू, म्यू कितना दिया गया है 3.5, ठीक है। तो ये 6 सेंटीमीटर बन जाएगा, इंटू में 1/3 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 सेंटीमीटर। मतलब जाने में 2 सेंटीमीटर का शिफ्ट आएगा, वापस आने में 2 सेंटीमीटर का शिफ्ट आएगा। फिर टोटल शिफ्ट देख करके बताना है कहां बनेगा। 6 सेंटीमीटर, ठीक है। मिरर, फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। एक बात देखो, ये कितने पर रखी गई है, तो ये रखी गई 32 सेंटीमीटर पर। 2 सेंटीमीटर शिफ्ट करा दोगे तो ऑब्जेक्ट पहुंच गई यहां पर, यहां पर ये ऑब्जेक्ट है। ये किसके लिए काम करेगी, मिरर के लिए। तो इसकी इमेज कहां बनेगी, निकालो। 1/f माइनस 10 इज इक्वल टू 1/v नहीं पता, -1/u कितना हो जाएगा 30। इधर ले आओ प्लस, तो 1/30 बन जाएगा, -1/10 बन जाएगा, तो 3 और यहां 3 कर दो, इज इक्वल टू 1/v बन जाएगा। इंप्लाइज दैट यहां पर बन जाएगा v इज इक्वल टू में -15 सेंटीमीटर, देखो सही आ रहा है। ये हो जाएगा यहां पर 1 - 3 2 बचेगा, -2 डिवाइडेड बाई में 30 -15 आएगा, ठीक है। इसका मतलब है ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर आ गई है। तो 15 सेंटीमीटर पर ये इमेज बनने वाली। 15 सेंटीमीटर होगा कहां, एक्स की वैल्यू क्या दे रखी पहले केस में, तो कहा है 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा, 6 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, तो 6 5 11 सेंटीमीटर ये होगा। मतलब इमेज यहां कहीं पर बनने वाली है, यहां कहीं पर पहली बार इमेज बनेगी। पहली बार का मतलब क्या है, इस स्लैब की वजह से ये शिफ्ट हुआ था और ये मिरर ने इसकी इमेज यहां पर बनाई है। लेकिन जब वापस रेज आएंगी तो शिफ्ट फिर से तो होगा। तो ये यहां पर बनी है, ये कितना गैप है यहां से यहां तक का
तो ये है 15 सेंटीमीटर का गैप। लेकिन जब वापस लाइट रेस इधर से उधर की तरफ चलेंगी, फिर से रिपीट करते हैं, जब वापस लाइट रेस इधर से इधर की तरफ चलेंगी तो इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन में शिफ्ट एक बार और होगा। तो ये ऑब्जेक्ट है, मतलब इमेज यहां बनी है ना, इमेज यहां बनी, शिफ्ट कितना होगा, फिर से 2 सेंटीमीटर का शिफ्ट होगा। तो 2 सेंटीमीटर का अगर शिफ्ट होगा तो यहां पर जो इमेज बनेगी, इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज पूरा लिख देते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज फ्रॉम मिरर, मिरर से डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी, तो कहा है यहां पर इमेज, देखो पहली बार शिफ्ट हुआ तो यहां पर आ गई ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की मिरर ने इमेज यहां पर बना दी है, ठीक है। जब वापस लाइट रेज लौटेंगी तो इसका शिफ्ट इधर होगा 2 सेंटीमीटर, तो ये कितना था, यहां से यहां 2 सेंटीमीटर शिफ्ट था, यहां से यहां फिर 2 सेंटीमीटर का शिफ्ट होगा। तो अब की बार में यहां से इमेज कितनी लिखी जा सकती है, तो 15 सेंटीमीटर तो पहले से वो फिक्स था, और 2 सेंटीमीटर उधर और बढ़ गया तो 2 सेंटीमीटर और बढ़ जाएगा, तो कितने पर होगी, 17 सेंटीमीटर के ऊपर अब की बार इमेज बनेगी, ठीक है। ये इमेज कैसी होगी, तो इधर से इधर की तरफ गई है यहां पर, और ये रियल बन जाएगी, रियल होगी इमेज। माइनस आया है ना अभी, दोबारा से आ गया वो देखो। अगर हम दूसरे वाले केस को लेकर के चलें कि जो 20 सेंटीमीटर होगा तब क्या होगा, 20 सेंटीमीटर होगा तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू, तो क्या कह रहे हैं, ठीक है, फाइंड द पोजीशन, ठीक है, एक्स की वैल्यू 20 सेंटीमीटर कर देते हैं। तो अब इमेज तो वही है, इमेज वही है, स्लैब बीच में है तो शिफ्ट तो वही होगा। इसका मतलब है यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, यहां ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां पर हो गई। अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पर होगी तो इसकी इमेज कहां पर बनेगी, तो इसकी इमेज यहां कहीं पर बनेगी, यहां कहीं पर बनेगी। लेकिन इन्होंने इस बार क्या कहा है, एक्स रखा गया है, एक्स कितने पर रखा गया है, 20 सेंटीमीटर पर रखा गया है, 20 सेंटीमीटर पर रख दो। इधर नए पेज पर आओ, रख देते हैं इधर। ये हमारे पास मिरर बना हुआ है, ये मिरर बना हुआ है, रेफरेंस लाइन बना देते थोड़ी देर के लिए। ऑब्जेक्ट कहां रखी गई है, तो अब की बार ऑब्जेक्ट, अब की बार क्या, ऑब्जेक्ट यहां पर है 20 सेंटीमीटर पर, 32 पर थी, 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ, अब यहां पर पहुंच गई है। लेकिन ये 32 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखी गई थी, इमेज को रखा, मतलब इस स्लैब को रखा गया 20 सेंटीमीटर के ऊपर। तो अगर ये स्लैब 20 सेंटीमीटर पर जाएगी, यहां पर है ऑब्जेक्ट, स्लैब यहां कहीं पर रखी गई है, और यहां से हाइट डिस्टेंस कितनी है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, बढ़िया है। तो इसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट का शिफ्ट इधर होता है ओ डैश पर, कितने सेंटीमीटर से, 2 सेंटीमीटर से। तो अब यहां से हाइट यहां तक की कितनी बची, 30 सेंटीमीटर बची, 32 थी, 30 बची। अब यहां से बताना इसकी जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी, तो इसकी इमेज यहां कहां बनने वाली है, तो इसकी इमेज देखो कितने पर बनती है, -15 पर बनती है। तो -15 पर बनती है का मतलब है यहां कहीं पर इमेज बनेगी इसकी, ठीक है, इधर इमेज बनेगी। तो जब इधर इमेज बनेगी, आई रिपीट, इधर अगर इमेज बनेगी तो उस केस में क्या होगा, यहां से लाइट रेज देखो जाएंगी ऐसे, फिर इधर जाएंगी, फिर इधर जाएंगी, ऐसा होगा, शिफ्ट यहां पर ऐसा निकल के आ रहा था। वापस से जब लाइट रेज पास करेंगी तो मान लेते हैं यहां कहीं से पास कर रही हैं, ये ऐसे पास कर रही हैं, तो जब लाइट रेज यहां से इस तरह से पास करेंगी तो फिर से रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होगा तो उस केस में इमेज यहां पर बनी है, इमेज बनी है 15 सेंटीमीटर पर, 15 सेंटीमीटर पर। लेकिन लाइट रेज इधर जा रही है तो इसमें शिफ्ट एक बार और होने वाला है, तो इस इमेज का शिफ्ट इस तरफ होगा इस स्लैब की वजह से। तो 15 ये है, तो इधर स्लैब का शिफ्ट कितना हुआ, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो अब भी हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज वो कितनी निकल के आएगी, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज जो निकल के आएगी फ्रॉम मिरर वो 17 सेंटीमीटर अभी भी आएगी। लेकिन यहां से देखो जब लाइट रेज इधर से इधर की तरफ पास करेंगी, इधर की तरफ जाएंगी, तो इनको अगर मिलाओगे ना तो इधर कहीं पर जाके मिलेंगी। तो इमेज कैसी बनेगी इस बार, तो वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, ध्यान रखना है इस बात का। तो जब भी कभी कॉम्बिनेशन आ जाए कि स्लैब भी लगी है, मिरर भी लगा है और इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, तो रे डायग्राम बनाने की कोई नीड नहीं है। सबसे पहला काम क्या करना है,
जो भी थिकनेस दे रखी हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लैब का दिया गया हो, शिफ्ट निकाल लो, जाते टाइम उतना शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और वापस आते टाइम उतना ही शिफ्ट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और उसी के बिहाफ पर जो आंसर्स आ रहे होंगे उनको हम अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब एंड मिरर के क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हैं। इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा वो भी देख सकते हैं। मल्टीपल स्लैब्स होती हैं तो अपरेंट हाइट का कॉन्सेप्ट कैसे निकाला जा सकता है। यहां पर अगर पूछा जाए कि म्यू इफेक्टिव क्या होगा तो कहेंगे म्यू एक्चुअल, तो म्यू एक्चुअल कितना दिया गया है 35, हाँ 35, और डिवाइडेड बाय में कितना आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा। सॉल्व करके निकाल लेंगे यहां से म्यू इफेक्टिव कितना बन जाएगा। यहां पर देखो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे कि यहां पर लेंथ ऑफ पोस्ट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर बताना था, यहां पर पानी भरना था इसके अंदर कि कितना लिक्विड भर दिया जाए, यहां पर भी मिरर और स्लैब के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था, यहां पर इमेज फॉर्मेशन बाय स्लैब था, कितना शिफ्ट होता है। यहां पर देखो इस डायरेक्शन में लाइट रेज आ रही तो शिफ्ट इसी डायरेक्शन में होता तो ऑब्जेक्ट यहां, तो शिफ्ट यहां पर होगा, शिफ्ट उतना ही होगा। ठीक है, शिफ्ट सबसे पहले कैलकुलेट करना। मल्टीपल स्लैब्स लगी होती है तो शिफ्ट कैसे निकाला जाता है, इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाला जाता है, और अपरेंट डेप्थ कैसे निकाली जाती है उसके बारे में बात की गई। यहां पर था दो हो तो उसके लिए हम लोग फार्मूला निकाल सकते हैं। ये यहां पर ये जो फार्मूला निकाला गया बेसिकली ये फार्मूला था अपरेंट डेप्थ व्हेन ऑब्जर्वर इज नॉट ओवरहेड द ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे कि हम पानी के सरफेस के पास में खड़े हैं और हमारे जस्ट नीचे साइड में किसी लिक्विड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है तो हम उसको बिल्कुल वर्टिकली ऊपर से नहीं देख रहे हैं, कुछ हटके देख रहे हैं। तो कुछ हटके अगर देख रहे होंगे तो उस केस में क्या होगा, जो हमारे पास अपरेंट डेप्थ का फार्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है h cos क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू आर बाय म्यू डी साइन थीटा रेज टू द पावर 3.5 बनता है। ये फार्मूला एज इट इज याद रखना है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन फिर भी फार्मूला है रिलेटेड तो उसको याद रखना है। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने प्लेन सरफेस से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट बचे हुए थे उनको कवर कर लिया। मल्टीपल स्लैब्स का कॉन्सेप्ट देख लिया, एमएस फॉर्मेशन स्लैब से देख लिया, वर्चुअल भी हो सकता है एमएस, तो कैसे बनती है एमएस। यहां पर इमेज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर एंड स्लैब, साथ में यहां पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की। इसके बाद अगली क्लास में हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा रिफ्रैक्शन, जब किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट नहीं हो, मतलब किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा हो तो उस केस में रिफ्रैक्शन कैसे करवाया जा सकता है, मैक्सिमम लेंथ हम कितने डिस्टेंस तक देख सकते हैं उस मीडियम के अंदर, इन सब के ऊपर हमारा डिस्कशन चलेगा। साथ में हम डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे कि फोकल लेंथ कैसे निकाली जा सकती, कॉनकेव मिरर की, और ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से हम फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इन सब के बारे में हमारा डिस्कशन चलेगा। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू